जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलिटी से संबंधित। देखिए, पॉलिटी में हम लोग जो आज कवर करेंगे ये पॉलिटी के लिए फर्स्ट क्लास रहेगा और फर्स्ट क्लास में ही हम आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 या किसी भी प्रकार की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो गारंटी है कि मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आपको एग्जाम में 1 या 2 अंक अवश्य दिला करके जाऊंगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक आज का रहने वाला है, आज आप इनको अगर देखेंगे इनका तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का यहाँ से टॉपिक उठने वाला है और यहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो उसका नाम क्या है, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग पॉलिटी में कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो संवैधानिक विकास जो है ये संविधान का भी एक अंग माना जाता है। ठीक है, और दूसरा इस चीज को हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे तो वहां से भी ये आपका काम चल जाएगा। यानी अगर हम संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ये पार्ट कवर हो जाएंगे। तो देखिए, यहां से जो आपको प्रश्न पूछेंगे वो किस में रहेगा, तो या आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो आपको अवश्य रूप से ही मिलेंगे, या आप किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा, या आप रेलवे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी में लगे हैं तो ये अवश्य ही आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूं बता दें आपको हम कि जब भी हम आपको बताएंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी टॉपिक अगर जब हम लेकर के आएंगे तो ये गारंटी है कि उस दिन का वीडियो आपको एग्जाम में अवश्य ही फायदा दे करके ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपको अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनना है और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको कॉपी में नोट भी करते जाना है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनेगा शुरुआती आपको एक कहानी की तरह ही समझना पड़ेगा। अन्यथा यदि आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। संवैधानिक विकास में पहला पार्ट क्या है उनकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला पार्ट हम लोगों का रहने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट। सब कोई इनका नाम सुने होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था। ठीक है, 1773 ईस्वी में आया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे, पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। जब इनके बारे में जान जाएंगे अच्छी तरह से तो आपको गारंटी है कि आगे पॉलिटी प्लस हिस्ट्री दोनों पढ़ने में आपको रुचि जग जाएगा। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातें समझेंगे। देखिए, हम आपको पहले ही लिख दिए हैं कि ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में आपको क्या करेगा, ये काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ तो वो प्रारंभ काल जो माना जाता है कब से, तो देखिए, अंग्रेज पहले तो आए थे व्यापार करने से। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध को अंग्रेज जीत लिया था। ठीक है, किस युद्ध, कौन सा ये युद्ध था, तो प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को अंग्रेजों ने क्या किया था, जीत लिया था। और इन युद्ध को जीतने के बाद साथ ही बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध, तो बक्सर का युद्ध। तो इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था कि संपूर्ण तरीके से भारत पर जो था ना अपना अधिकार कर लिया। किसने, तो अंग्रेजों ने। तो भारत का संपूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है किस पर, तो भारत पर हो जाता है। तो कौन सा 2 युद्ध माना जाता है, तो एक प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था और एक बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था। देखिए, प्रारंभ समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी
इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए भारत आती है, तो उस समय यही ब्रिटिश सरकार था जिन्होंने इस कंपनी को इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए कहां भेजता है, तो भारत भेजता है। किसके लिए, तो व्यापार करने के लिए। देखिए, अगर किसी को ये व्यापार करने के लिए यहां भेजा है तो इनका केवल यही उद्देश्य नहीं था कि केवल कंपनी को ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप लोग इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा था व्यापार करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक वर्ष जो था, ठीक है, वो क्या करता था कि उनको ये जो था आप उसको क्या बोला जाए, यानी लोन के रूप में जो भी पैसे होते थे उनको क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था ये, ठीक है। तो लगभग जो था वो कितना देता था, तो 4 लाख पाउंड, आप लोग याद रखेंगे 4 लाख पाउंड जो था ना, ये प्रत्येक वर्ष जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ये ब्रिटिश सरकार को देते थे, ठीक है। तो प्रत्येक साल 4 लाख पाउंड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी किसे भरते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, तभी जाकर के यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी। तो इससे देखा जाए तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां बैठा है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कार्य कर रही है, तो इनसे क्या होता था, तो एक दूसरे से दोनों को इसमें क्या होता था, तो प्रॉफिट होते रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी तरह से चल रही थी और एक समय यह कंपनी जो था इनकी स्थिति काफी दयनीय होने लगी, इनका दिवालिया निकलने लगा। कब, तो 1768 ईस्वी के बाद। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 1768 ईस्वी के बाद क्या होने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकलने लगा। वजह क्या था निकलने का, तो वो भी हम आपको एक एक पॉइंट में समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो था इनका क्या होने लगा, दिवालिया जब निकलने लगा तो इनके पास पैसे कम पड़ गए, और जब पैसे कम पड़ गए तो समय आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उनको 4 लाख पाउंड देना था, लेकिन जिस तिथि को देता था ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ये 4 लाख पाउंड, तो उसको टाइम पर नहीं मिला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि चलिए कोई बात नहीं है, कुछ समय के बाद ये जरूर हमको दे देंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब कि ये अपने कर्ज के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही इनकी मांग करने लगे कि हमें जो है कुछ कर्ज के रूप में रुपया दिया जाए, ठीक है। तो इस बात को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो थे आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ऐसा वजह है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकाएक जो है ये इनका दिवालिया निकलने लगा। तो इन चीजों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन पर जो विचार किया और इन पर पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ठीक है, इनको किस तरह से उजागर कर दें कि इनके पीछे क्या वो कारण था जो ये कंपनी लॉस में जा रही है। तो उन सभी चीजों को इन द्वीपों से अच्छी तरह से मंथन करने के बाद इनको पता चला कि इस कंपनी को चलाने के लिए अच्छे से, यानी इसके अंदर अधिकारी को रखना पड़ेगा, तभी यह कंपनी अच्छी तरह से कर सकता था। और ब्रिटिश सरकार भी यह चाहता था कि यह कंपनी जीवित रहे, ठीक है, यह कंपनी पूरी तरह बंद नहीं हो। क्यों, वजह था कि बेवजह जो था बिना फायदे का 4 लाख पाउंड अगर इनको मिल रहा था यहाँ पर, तो सोचिए कि इस समय अगर ये बंद हो जाए तो ये आपका रुपए जो था 4 लाख पाउंड ये भी आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख पाउंड, कितना, तो 1 लाख पाउंड जो था कर्ज के रूप में क्या करता है, तो इनको देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड लेती है तो इनके बाद जो है फिर से कंपनी आगे की ओर बढ़ती है। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लें कि इस बीच में हम देखें कि 1768 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ये जो कंपनी थी इनकी स्थिति काफी क्या होने लगी, तो दयनीय होने लगी। तो
इसका रीजन क्या था, क्या वो कारण था जिनके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हाल होने लगा। तो आइए हम लोग एक एक करके इन पॉइंट को समझेंगे कि क्या वजह था कि उनके दिवालिया निकलने का। तो आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम पहले ही हेडिंग बना दिए आपका कि कंपनी का दिवालिया निकलने का प्रमुख कारण क्या था। तो सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो देखिए पहला कारण क्या है कि बंगाल में 1769 ईस्वी में क्या हुआ था कि भयंकर अकाल पड़ा था। तो वो अकाल क्या था भयंकर, तो वहां पर सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण उस बार जो था फसल नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि कंपनी लॉस में चली गई थी। साथ ही इतना लॉस में गई थी कि सोचिए कि ये बंगाल में इतना भयंकर अकाल था कि वहां की 2/3 जनसंख्या जो था भूख से मर गई थी, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्रभाव जो देखने को पड़ा था वो कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला था, इन सूखा का प्रभाव का। तो एक रीजन ये था कि बंगाल में अकाल पड़ने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गए थे, तो लॉस में चले गए थे। तो पहला रीजन ये था। तो दूसरा रीजन समझिए। तो देखिए दूसरा रीजन क्या था कि पहला मैसूर युद्ध, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के राजा जो थे हैदर अली, ठीक है। कौन था, तो हैदर अली के साथ इन्होंने 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक क्या करता है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है। तो देखिए इस युद्ध में लगातार 3 साल युद्ध चला, परंतु इस युद्ध का कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई परिणाम ही देखने को नहीं मिला। तो जब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं मिला तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो युद्ध लड़ रहे थे इसमें कई सारे यानी बहुत सारे पैसों का क्या पड़ गया था, जरूरत पड़ा था। तो उसमें पैसे लग रहे थे, सैनिकों के पीछे पैसे खर्च हो रहे थे, उनके लिए जो सामान वगैरह आ रहे थे उनमें पैसे खर्च हो रहे थे। यानी जो युद्ध लड़ा उनमें पैसे भी इनका गया और परंतु उनसे कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ये इनका दूसरा रीजन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकलने का। तो पहला कारण आपको क्या बताया कि बंगाल में 1769 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां की 2/3 जनसंख्या क्या हो गई, तो भूख से मर गई और इसका प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी पड़ा था। तो तीसरा कारण देखिए क्या था कि जो व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे अधिकारी रूप में, ये क्या करते थे कि कंपनी को न देखते हुए ये दूसरों से घूस लेकर के काम कर देता था और इससे कंपनी क्या हो जाती थी, लॉस में चले जाते थे। और बड़े बड़े अधिकारी जो था घूस के थ्रू अपना जेब को क्या कर लेते थे, गर्म कर लेते थे। तो ये 3 प्रमुख कारण था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया की ओर ले जाने में इन तीनों ने क्या किया, तो मदद किया था। तो ठीक है, तो ये प्रमुख कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकलने का। तो अब देखिए आगे हम लोग पढ़े कि इसको जो है क्या करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या करते हैं, 1 लाख पाउंड का, ठीक है, कितने पाउंड का, तो 1 लाख पाउंड का क्या करते हैं, इनको कर्ज देता है। किनको कर्ज देता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, ये 1 लाख पाउंड का कर्ज दे देता है। जब यह कर्ज लेता है तो इन कंपनी के माध्यम से अब फिर से यह कंपनी उसी ढंग से स्टार्ट होगा जिस ढंग से पहले चल रहा था। परंतु अब क्या था कि इस कंपनी को चलाने के लिए जो था इसमें अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी भी एंट्री ले ली कि अगर हम इस कंपनी को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसमें भी मेरा क्या होना चाहिए, तो योगदान होना चाहिए। तो इसी के लिए इस कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पहला नियम जो था, पहला कानून जो था, यही कहलाया रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए यही था वो रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए पहली बार कानून को बनाया गया था। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से ये जैसे ही एंट्री लेता है किसमें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इन्होंने बहुत सारे इसके अंदर बदलाव किए। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि बंगाल में क्या था, तो गवर्नर जनरल था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के रूप में नाम में एक व्यक्ति थे
जो कि बंगाल का क्या बनाया गया था, तो पहला गवर्नर बनाया गया था। तो अब देखिए ये जो बंगाल का गवर्नर था, अब इस गवर्नर पद को क्या करेगा, हटाएगा। कौन हटाएगा, तो ब्रिटिश सरकार जो था, अब इन्होंने अपना ये जो था दायित्व निभाने लगा किसमें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके थ्रू ये कई सारे बदलाव करते हैं इस कंपनी में। तो आइए हम उनकी विशेषताओं को समझते हैं कि क्या क्या बदलाव करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला चीज इनका क्या होता है, इनकी बात करें हम, तो देखिए पहला इनका विशेषता क्या था, तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए, तो पहला पॉइंट आपका एग्जाम के व्यू से ये प्रश्न अवश्य आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि किस एक्ट के तहत, ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप लोग बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये जो गवर्नर जनरल पद था, ये गवर्नर से ऊंचा पद होता था, ठीक है। तो अब क्या किया, तो जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे क्या बना दिया गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो बनाया गया था किनको, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। यही वो वारेन हेस्टिंग्स है जिन्होंने द्वैध शासन को क्या कर दिया था, अंत कर दिया। और द्वैध शासन को जो था, ये सब चीज जो था दोनों शासन अपने ऊपर लेकर के ये काम करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने द्वैध शासन का भी अंत किया था, ये भी याद रखेंगे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का क्या, तो प्रथम गवर्नर जनरल था। तो जब ये प्रथम गवर्नर जनरल बने तो इनके साथ क्या किया, तो 24 जो थे वो अधिकारी इस कंपनी के अंदर क्या कर दिया गया, तो नियुक्त किया गया। तो इन सब छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद बनाया तो इनके साथ कंपनी को चलाने के लिए कुल 24 अधिकारी को, कुल 24 सदस्य को इसमें निर्वाचित करके भेजा गया और इसमें यहां पर रखा गया 24 अधिकारी को, ठीक है। और कहा गया कि यह जो 24 अधिकारी आप इस कंपनी में देख रहे हैं, ठीक है, यह आदमी जो था प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेगा। कितना लोग, तो 1/4 लोग। कहने का मतलब 1/4 लोग अवकाश ग्रहण करेगा। कितने साल में, तो 1 साल के अंदर। तो 1 साल में 1/4 अवकाश ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब प्रत्येक साल वहां 6 नए व्यक्ति वहां अधिकारी बन करके पहुंचेंगे। कहां, तो कंपनी के अंदर पहुंचेंगे ये, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अंदर कुल 24 सदस्यों को नियुक्त किया था, जिसका अवकाश ग्रहण प्रत्येक वर्ष में 1/4 सदस्यों का होता था, ठीक है, यानी 6 लोगों का होता था। तो साथ ही इनके साथ देखिए क्या देखने को मिला कि जो आपका ये गवर्नर जनरल होता था उनका 4 सदस्यों की क्या होती थी, एक समिति होती थी। कितने, तो 4 समिति। ये चारों मिल करके ही कोई फैसला ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेला फैसला नहीं कर सकते हैं। चारों की सहमति होगी तभी कोई फैसला लिया जाएगा, अन्यथा कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नर जनरल के साथ अन्य 4 सदस्यों की क्या बना दी थी, तो एक टीम बना दी थी, ठीक है। तो इनके साथ 4 सदस्य थे। चलिए आगे की ओर अगर हम बात करें तो देखिए आगे क्या कहता है कि बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। तो देखिए, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा कर दिया था। तो आप लोग इनको समझिए। देखिए इनका वजह क्या था, तो इनमें देखिए कि सबसे उस समय श्रेष्ठ जो बनाया गया वो बनाया गया किसको, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, तो सबसे शीर्ष पर रखा गया। और बगल में जो था आपका कौन था, तो मद्रास था, ठीक है।
और इस ओर देखा तो इनके समीप कौन था, तो बॉम्बे था। तो यहाँ पर जो गवर्नर था यहाँ का, बॉम्बे का गवर्नर, ठीक है, और किसका, तो मद्रास का गवर्नर। इन दोनों गवर्नर को क्या करना पड़ता था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अपना रिपोर्ट देना पड़ता था, ठीक है, कि जब तक ये दोनों अपना रिपोर्ट यहाँ सबमिट नहीं करेंगे और जब तक यहाँ से यह सबमिट पास ना हो जाए तब तक आप किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों को कुछ करना है तो अनुमति किसका चाहिए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुमति होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। चाहे वो आप युद्ध लड़ रहे हो तो आपको पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना होगा, किसी से आप शायद संधि कर रहे हैं तो वहां भी आपको पूछना पड़ेगा। यानी आप दोनों स्वयं इनके क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये था कंपनी की क्या तो विशेषताएं थे कुछ। चलिए आगे और बढ़े, तो आगे अगर देखते हैं तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां से भी प्रश्न पूछता है क्या, तो इसी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, तो स्थापना की गई थी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो उस समय का जो कोर्ट था, भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था उस समय का, ठीक है। और इसमें जो भी फैसला सुनाया जाता था इस कोर्ट के अंतर्गत, अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं है तो आप इनके विरुद्ध अगर आप अपील करोगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा, तो इसके निर्णय के विरुद्ध अगर आप अपील करते हैं तो इसके निर्णय के विरुद्ध आपकी सुनवाई कहां होगी, तो वो होगी कहां पर, तो इंग्लैंड में होगी। चलिए और एक प्रश्न ये है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट कौन, कहां का, तो कोलकाता के पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट को चला करके ये जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी भागीदारी किस में निभाई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में निभाई थी। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो अगर आपको लिखना है तो आप लोग एक एक बगल से जो है अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि आज के बाद आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे इनके बारे में, वो भी बिना देखे। जो आपने समझा है सुना है उनको हम एक बार क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आपके किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर पूछेगा कि बताइए भारत पर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया कब, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध के बाद पूर्ण रूपेण से भारत को जो है ना गुलाम बना लिया गया। तो ये जो था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1768 ईस्वी के बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये कंपनियों का क्या होने लगा, दिवालिया निकलने लगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता था, क्योंकि इसको 4 लाख पाउंड का प्रत्येक वर्ष क्या मिलते रहता था, पैसा इनके लिए मिलते रहता। तो जब कंपनी का 1768 के बाद की स्थिति देखा जाए तो कंपनी जो था पूरी लॉस की कगार में जाने लगे और एक दिन इनकी दिवालिया निकलने लगी। तो इसके लिए क्या देखा गया, तो इन्होंने स्वयं कर्ज लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे, तो ब्रिटिश सरकार से ही लिया। और कर्ज लेने के बाद फिर से इस कंपनी को उजागर करने के बारे में सोचा, और जिस समय कर्ज लिया उसी समय यह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था कंपनी में अपनी एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो क्या कारण था कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकलने लगा, तो सुनिएगा ध्यान से। पहला था 1769 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा
था, यानी सूखे के कारण वहां के लोगों की 2/3 जनसंख्या लोग भूख से ही क्या हो गए थे, तो मर गए थे। इनका प्रभाव भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ा था। इनके बाद दूसरा कारण था कि पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ, यानी 3 साल लगातार युद्ध लड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के साथ, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए कंपनी का। तो ये भी एक मेन कारण था। तीसरा कारण था कि जो भी अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करते थे, तो वो बड़े बड़े अधिकारी घूस लेकर के काम कर लेते थे, जिससे कंपनी क्या होने लगा, तो ये कंपनी चले गए किसमें, तो लॉस में जाने लगी। तो ये प्रमुख कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया निकालने में। ठीक है, चलिए इनके बाद जब कर्ज लिया तो इसी कर्ज के थ्रू पहुंच गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पहुंच गए कंपनी के अंदर, और इसी के अंदर जो अपना नियम और कानून बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसी कानून को क्या कहा गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कई सारे इसमें बदलाव किए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो बदलाव क्या था, तो पहला आप लोग सुनेंगे, तो पहला बदलाव था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अतः बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये बने। इनके साथ साथ कंपनी में 24 अधिकारियों को नियुक्त किया गया और प्रत्येक साल, ठीक है, 1/4 सदस्य इनसे क्या करते थे, अवकाश ग्रहण करते थे। साथ ही ये जो आपका जो था गवर्नर जनरल, इनके साथ अन्य 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, जो कि सभी मिलकर के निर्णय लेते थे। तो ये भी इनका एक प्रमुख विशेषता हो गया ये। और इसके बाद अगला जो विशेषता है, अगला क्या था कि ये इसी के थ्रू जो था कलकत्ता उच्च न्यायालय की क्या किया गया, 1774 में स्थापना किया गया। और जो भी इससे निर्णय आता था, यदि आप इनसे सहमत नहीं है तो इनका खिलाफ करना कहां पर है, तो इंग्लैंड जाकर के इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इनके अधीन 2 गवर्नर को क्या गया, एक बंबई के और एक मद्रास के गवर्नर को इन्हीं के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कानून जो चला था, ठीक है, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही चला था। तो यही था पहला रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये अगर आपको क्लियर रूप हो चुका है, अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, तो चलिए अब हम लोग आपको एक नए टॉपिक की ओर लेकर के चलेंगे। लेकिन आप लोग पहले इनको कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, और अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे नए टॉपिक के साथ, एक नए सिरे से, और आपको फिर से कुछ ना कुछ आपको नंबर दिला करके ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।